मैं बता दें, ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस चल रही है कि ये हमारी जो लेक्चर है वो क्रिया का शुरू करने जा रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लास है। आपके सामने ऑनलाइन क्लास का तस्वीर देख सकते हैं, दिखाना ज़रूर होता है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये हमारे भावी सब इंस्पेक्टर छात्र छात्राएं हैं जो पीछे तक समाहित हैं और एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं कहीं। ओके, तो इस हिंदी के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया होती क्या है और क्रिया का अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले जो बताऊंगा वो करना है। तो क्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाक्य को पूर्ण कर जो करता है, वाक्य को पूर्ण करने में जो मदद करता है उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य को जो पूर्ण करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। अगर मैं इसकी दूसरी परिभाषा देखूं, आपको बताना चाहूं, तो हम कह सकते हैं वाक्य का विधेय जो होता है वो क्या होता है? क्रिया ही होता है। वाक्य का विधेय क्रिया होता है। वाक्य का विधेय क्रिया को ही कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों के? ओके, थोड़ा सा करो घुमा दें जिससे हमारा फेस नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था विधेय। ये विधेय क्या होता है? गलत चीज है। मैंने बताया था विधेय क्या होता है? विशेष्य बताया था और विधेय बताया था। विधेय क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने क्लास में बताया था ना आप लोगों को, विधेय क्या होता है। सब शांत हो गए। ऐसे निकलेगा पेपर आप लोगों को। एब्सोल्युटली, जिसका प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाता है वो विधेय कहलाता है। यानी क्रिया ही क्या है? एक प्रकार का विधेय है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब साधारण भाषा देखें। कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है तो वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। लड़ना, लिखना, उठना, बैठना जो भी है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ओके, अब अगर हम बात करें, ये तो क्रिया की परिभाषा हो गई। क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो अंत में ना लिख के बनता है। ना लगा हो वो होता है। जैसे लिखना, लड़ना, ये क्या है? क्रिया का मूल रूप है। जिस धातु में पीछे ना लगा होगा वो क्रिया का मूल रूप कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों का? लेकिन हर जगह ना लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो क्रिया ही कहलाएगी। ठीक है ना? देखो, ये लड़का मतलब लिखना है, ये क्रिया है। लेकिन ना का मतलब ये नहीं होता कि हर शब्द में अगर ना लगा है तो वो क्रिया का एक प्रकार का मूल रूप है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह का टहलना, सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके पीछे भी तो ना आ गया, तो ये क्रिया नहीं है, ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया के रूप में संज्ञा। तो ये क्रिया नहीं है, ये है क्रियार्थक संज्ञा। ये क्रियार्थक संज्ञा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? मोहन एक आंख से काना है। काना ना आ रहा है, एक आंख से काना है, तो ये क्रिया थोड़ी ना हो गई। पीछे ना लग गया अगर, काना,
मोहन एक आंख से काना है, तो ये क्रिया नहीं हुई, ये विशेषण हो गया। भाई काना है, मैं विशेषता बता रहा हूं, नहीं बता रहा। तो ये तो मतलब मूल रूप भले ही अंत में ना लग के होता है, लेकिन आपको पहचानना होगा हर शब्द ना लग के क्रिया नहीं कहला सकता। कोई क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा या फिर कोई विशेषण कहला सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी के? ओके। अब आती है बात, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं पहले समझा रहा हूं, पहले देख लो। अकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया जैसी प्रतीत होती है और सकर्मक क्रिया भी अकर्मक जैसी प्रतीत होती है, सीधी सी बात है। लेकिन इन दोनों में फिर मतभेद क्या है? बीच में भिन्नता यह है, हम कहते हैं किसी में कर्म होना प्रतीत हो रहा हो, सीधी सी बात है। अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें जो व्यापार का फल होता है, किसी किसी में कर्म जैसा दिखाई देता है लेकिन वो फिर भी अकर्मक होती है। तो आपको ये देखना है कि अकर्मक की पहचान क्या है। हम देखते हैं पहले अकर्मक। इसमें अकर्मक क्रिया की अगर बात हो रही है तो अकर्मक में जो क्रिया होती है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़े, किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। अकर्मक क्रिया वो क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। और सकर्मक क्रिया वो क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़े। ठीक है, उसे हम कहते हैं सकर्मक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि अकर्मक को सकर्मक कैसे बना सकते हैं। मेरे पास समझिएगा, मैं भी परिभाषा लिखवाऊंगा, क्योंकि ये YouTube पे भी वीडियो में सिर्फ समझाने का डाल रहा हूं। अभी परिभाषा लिखवाऊंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो परिभाषा लिखवाना नहीं है। तो वो सिर्फ समझ रहे हैं बच्चे जो भी देख रहे हैं, आपको हम लिखवा देंगे। तो अकर्मक को सकर्मक कैसे बना सकते हैं? जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें भाई लूसेंट में एक लाइन बहुत गलत दी है, मैं आपको एक बताना चाहूँगा। लूसेंट में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मैंने 2 साल से लूसेंट पढ़ना बंद कर दिया, तो लूसेंट बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। तो उसमें दिया था कि अकर्मक क्रिया वो क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म हो रहा, मतलब सकर्मक क्रिया वो कहलाती है जिसमें कर्म हो रहा हो या कर्म होने की संभावना हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन कुछ परीक्षा में वैसे ही मिलते जुलते वाक्य आए और उन वाक्यों को परीक्षार्थियों ने गलत कर, मतलब एग्जामिनर ने गलत साबित कर दिया। जैसे एक वाक्य दिया होता पहले, मोहन पढ़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। मेरे पास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अकर्मक क्रिया, इसलिए मैं तुम्हें परिभाषा समझा रहा हूं। लूसेंट में यही वाक्य दिया गया था, 2 साल पहले मैंने पढ़ा था कि मोहन पढ़ता है। अब मोहन कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा, संभावना तो है कर्म होने की। मेरी बात समझो, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, मतलब किताब पढ़ रहा, अखबार पढ़ रहा, कुछ तो पढ़ रहा है। तो उसमें यह सकर्मक क्रिया के रूप में बताया गया था। सकर्मक क्रिया है, संभावना तो हो रही है ना, पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़, कर्म हो रहा होगा तो सकर्मक, लेकिन गलत है। इसलिए मैं तुम्हें परिभाषा बता रहा हूं, वो चीज गलत थी। मोहन पढ़ता है, क्रिया है पढ़ना, पढ़ता, इसका फल किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है। मोहन क्या है? करता है, तो यानी क्या हो गई? अकर्मक हो गई। मेरे को समझ में आ रहा है? अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है, मोहन पे तो नहीं पड़ रहा ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, फल पुस्तक पे पड़ रहा है, जो पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गई? सकर्मक हो गई। वेरी गुड। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है, कोई वाक्य पे ये नहीं करना। हो सकता है किसी में कर्म दिया हो लेकिन वो विचित्र रूप से दिया हो जिससे कर्ता का कोई क्रिया का लेना देना नहीं हो रहा हो, वो कार्य करता लेकिन किया नहीं। किस पे नहीं पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है ना,
तो आपको ये परिभाषा याद रखनी होगी कि क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, तभी आप अकर्मक और सकर्मक में विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। मेरा समझ में आ रही है? ओके। अब एक बहुत खतरनाक वाक्य बता रहा हूं मैं तुम्हें, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद हमें पहले जानना है, बातें ना करें। सकर्मक क्या होता है? जब दो अकर्मक क्रियाएं या फिर दो धातुएं या फिर अकर्मक अपनी ही सजातीय धातु को अपने संग ले ले तो वो सकर्मक क्रिया का निर्माण करती है। अकर्मक, दो अकर्मक मिल जाएं या दो ऐसी धातुएं मिल जाएं, सजातीय धातुएं, या फिर अकर्मक अपनी ही एक सजातीय धातुओं को संग ले ले, जुड़ जाए, तो वो सकर्मक क्रिया का निर्माण करती है। कैसे? हमारी सेना लड़ाई के काबिल है, लड़ाई करने के काबिल है, ये अकर्मक है। हमारी सेना लड़ाई करने के काबिल है, बस समझ में आया? ये अकर्मक है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं हमारी सेना, हमारी, ये बहुत अच्छा है, सजातीय धातु की विशेषता बता रहा है। हमारी सेना एक अच्छी लड़ाई कर सकती है या करने काबिल है, तो ये हो गया सकर्मक। क्योंकि हमारी सेना अच्छी है, हमारी सेना लड़ाई कर सकती है, दो सजाती, हमारी सेना एक अच्छी लड़ाई कर सकती है, मतलब दो क्रिया, लड़ाई कर सकना मतलब दो सजातीय क्रियाओं को मैंने जोड़ दिया। क्लियर हो रहा है? तो इसमें दो क्रिया, एक अच्छी लड़ाई कर सकती है। एक और वाक्य लो समझने के लिए, ये आदमी ये आदमी दौड़ता है, ये आदमी दौड़ता है, ये अकर्मक है। ठीक है? अगर मैं इसमें दो धातुएं जोड़ दूं, एक और धातु जोड़ दूं जो क्रिया बताता है, यह आदमी लंबी दूरी की दौड़ दौड़ता है, अगर लंबी दूरी लगा दूंगा तो ये क्या हो गया? दूसरा धातु आ गई बीच में, लंबी दूरी की दौड़ दौड़ता है, तो ये क्या हो गई? सकर्मक बन गई। मेरा समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये हमें पहचानना जरूरी है अकर्मक से सकर्मक बनाने के लिए। मतलब ये क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्रिया विशेषण कहलाता है पूर्वकालिक मतलब क्रिया, जब हम अभी बताएंगे। तो हमारी सेना एक अच्छी लड़ाई कर सकती है, ये एक सकर्मक वाक्य है। हमारी सेना अच्छी सेना है तो वो अकर्मक माने जाएगा, लड़ाई कर सकती है वो अकर्मक वाक्य माना जाएगा। खैर, ये एक नियम है धातुओं को जोड़ने का, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें अभी दो चार उदाहरण लिखवाऊंगा, तुम्हारे और क्लियर हो जाएगा। हम एक और नियम देखते हैं, अकर्मक से सकर्मक बनाने का नियम। जितने भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सब सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है? बान, आन, प्रत्यय लगा के। ठीक है? मतलब किसी व्यक्ति से कार्य करवाना, किसी व्यक्ति को कार्य देना। जैसे हंस लिखो पहले, हंस, ये एक धातु है। मेरे को समझ में आ रही है? हंस क्या है? एक प्रकार की धातु है। धातु ही तो है, दो अक्षरों से बनी हुई है। पहली प्रेरणार्थक क्रिया बना सकता हूं हंसना, ये हो गई पहली प्रेरणार्थक क्रिया, हंसना। और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई हंसवाना। हंसवाना, वाना लग गया, वाना
लाना, कराना, ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। हम दूसरे से करवा रहे हैं। तो किसी को करवाना, किसी को देना, ये सब किस में आती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में आती है। क्लियर हो रहा है मेरे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। तीसरा नियम, सकर्मक अकर्मक को सकर्मक बनाने का नियम। अगर दो अक्षर वाली धातु है, जैसे दो अक्षर वाली धातु, अगर मैं उदाहरण ले लूं, चलो पहले नियम देखो, 1 2 3 नियम और देखो। दो अक्षर वाली धातु, 3 अक्षर वाली धातु, 3 अक्षर वाली धातु, ये पहला नियम है। जैसे अगर हम बोलूं ढकना, ढकना, ये ना को मत मानो, मैं धातु की बात कर रहा हूं। ये दो अक्षर हो गए, ये दो अक्षर हैं। ढकना, ये तो धातु, वो तो क्रिया हो जाएगी। इसको मैं, जो प्रथम अक्षर है, इसको मैं दीर्घ स्वर बना दूं, मतलब आ लगा दूं, इसे मैं लिख दूं ढाकना। तो ये बन गई हमारी प्रेरणार्थक मतलब सकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? अब 3 अक्षर वाली, जैसे जुड़ना लिख लो, तो क्या होगा? जोड़ना, वो अलग हो जाएगी। चलो अब 3 लो, 3 को ही बताओ, नियम लिख लो। चलो उदाहरण लिखो, एक उदाहरण बता देता हूं, ऐसे याद नहीं आते उदाहरण। बातें मत करो प्लीज, बातें मत करो, मैं तुम्हें उदाहरण देख के बता रहा हूं। जैसे उखड़ना, ये तो 2 की हो गई। एक और उदाहरण ले लो, कटना, 2 धातु वाला, मैं 2 अक्षर का नियम बता रहा हूं। कटना, 2 अक्षर है, इसमें दीर्घ बना दूं, काटना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कटना, काटना, ठीक है। अब 3 का ले लो, ले लो उखड़ना, उखड़ना। जब 3, ये 3 अक्षर हो गए, हम 2 अक्षर की धातुओं को सकर्मक बना सकते हैं, हम 3 अक्षर की धातु को भी सकर्मक बना सकते हैं दीर्घ। लेकिन 2 अक्षर में प्रथम अक्षर को दीर्घ बनाया, जब 3 में हम दूसरे अक्षर को हमें दीर्घ बनाना, मतलब आ लगा दिया, उखाड़ना। उखड़ना का क्या हो गया? उखाड़ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमारा बन गया पहला नियम, 2 अक्षर धातु या 3 अक्षर धातु को सकर्मक क्रिया में तब्दील करना। क्लियर हो गया? ये हमारा पहला नियम था। अब हमारा दूसरा नियम गुण संधि का नियम है। मैं अकर्मक से सकर्मक बनाने के बाद बता रहा हूं। ये दूसरा नियम गुण संधि का नियम आता है। गुण संधि किससे होती है? आ धन आ ई ए आ उ ओ। वेरी गुड। आ ई ए आ उ ओ, समझना, गुण संधि है ना। अब क्या होगा, तुम्हारे में आ जाएगा ये मात्रा, इनमें से कौन सी शब्द बनेगा, इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब है जो धातु होगी उसमें छोटी ई लगी होगी, बड़ी तो हो ही नहीं सकती, वो वृद्धि हो जाएगी, हाँ या ना, दीर्घ स्वर चली जाएगी। यहां पर छोटी ई होगी या छोटा ऊ होगा, इधर की तरफ धातु होगी, धातु, ठीक है। अकर्मक धातु होगी, अकर्मक धातु होगी जिसमें छोटी ई और छोटा ऊ लगा होगा, वो कौन सी होगी? अकर्मक धातु। उसमें मैं गुण लगा दूंगा ए और ओ, वो सकर्मक बन जाएगी। मेरे को समझ में आ रही है? अकर्मक धातु में छोटी ई लगी होगी और छोटा ऊ लगा होगा, उसमें मैं गुण लगा दूंगा, वो ए और ओ बन जाएगा। उदाहरण लिख लो, जैसे घिरना, देखो छोटी ई वाला पहला नियम, घी र ना, ये आ गया, हाँ या ना, ई आ गया। गुण संधि बताई मैंने, आ ई ए आ उ ओ बताया था ना। नर धन इंद्र नरेंद्र हो जाता था, संधि पढ़ाई थी। तो मैं इसको ई को किस में बदलूंगा? वेरी गुड, घेरना, ये हो गया हमारा सकर्मक। क्लियर हो रही बेटा या नहीं हो रहा? ओके, कॉल लिखो, जैसे बताओ, फिरना,
फीरना। इसमें मैं क्या करूं, गुण में बदल दिया मैंने, तो क्या लिख लूं, फेरना, फेरना। ये हो गया मेरा सकर्मक शब्द। नियम याद रखोगे तभी बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रिया आसान नहीं होती। क्लियर हो गया? तो मैंने ई को पहचान लो कि ये बदलेगा, और ई का क्या बनेंगे, अपन सिर्फ गुण तक बताया गया। हमसे गुण संधि लगाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक है, एक तो सजातीय वर्ण वाला हो गया, उसके बाद हमारा प्रेरणार्थक हो गया, अकर्मक से सकर्मक बना रहे थे हम बैठ के। एक हमारा क्या हो गया, अभी क्या बताया था दूसरा, उससे वाला पहला वाला, दो शब्द। अगर दो धातु के अक्षर है, शब्द नहीं बेटा, अक्षर, दो अक्षर है, ना को गिनते नहीं है हम, ना को नहीं गिनेंगे। दो अक्षर हैं अगर धातु हैं, उसमें प्रथम अक्षर में मैं आ लगा दूं बड़ा, यानी दीर्घ स्वर लगा दूं, तो वो सकर्मक बन जाएगा, कर्मक शब्द। और अगर तीन अक्षर हैं उसके बीच वाले मतलब दूसरे में मैं दीर्घ लगा दूं तो वो सकर्मक में बदल जाएगा। और अगर, हाँ ये हो गया दूसरा नियम। क्या बताया, ई से लिखा हुआ कोई अकर्मक शब्द है, घिरना एक शब्द आ जाते लिखे हुए, ये भी एक अकर्मक शब्द है। समझ में आना नहीं आ रहा? गिरना कर्मक है, इससे ज्यादा, इसमें अगर मैं ए लगा दूं, गुण लगा दूं, तो वो हो जाएगा घेरना। अब आता है ऊ का नियम। ऊ भी लिख सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लिख लो, लिख लो। शब्द है ऊ का खुलना, इसे मिटा देता हूं, खुलना। खुलना का मैं क्या लगाऊंगा, वेरी गुड, अरे खेलना नहीं, खुलना का क्या होगा, खोलना, खोलना। ये सही सकर्मक शब्द है। ठीक है, खुलना का खोलना एक सही सकर्मक शब्द, मतलब आ ई ए आ उ ओ, तो ऊ को मैंने ओ बनाकर सकर्मक में तब्दील कर दिया। एक और शब्द ले लो उदाहरण के लिए, मुड़ना, क्या होगा, मोड़ना। क्लियर हो गया आपका? तो ये हमारा दूसरा नियम, मतलब चौथा नियम। अब एक और नियम है, तीसरा नियम, सकर्मक से अकर्मक, अकर्मक से सकर्मक बनाना है। ठीक है, अगर कोई धातु है, कोई धातु है, धातु में अगर दूसरा आखिरी शब्द टा आ रहा है, धातु में कोई अक्षर की धातु है और उसमें जो दूसरा आखिरी अक्षर टा आ रहा है, ठीक है, तो टा के साथ तो रहेगा ही रहेगा, टा है, इससे हम टा को ड़ा में चेंज कर देंगे। ये नियम याद रखना। देखो मैं तुम्हें थोड़ा किताब से पढ़ा रहा हूं, जब मैं रट सकता हूं तो आपको तो मुझसे ज्यादा रटना है हिंदी को, एक एक चीज। टा है, टा को अगर धातु कोई शब्द है जैसे फूटना, फूटना लिख लो, फूटना मान लो, टा आ गया। पहले बात सुनो, थोड़ा ना आ जाओ ससुरे तुम, पहले सुनो। फूटना, टा आ गया, इसे तो मानेंगे दो अक्षर की धातु है, इसको मैं ड़ा में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और ड़ा में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसे मैं ओ में तब्दील कर दूंगा। ड़ा में करूंगा और ड़ा के साथ में इसे ओ में तब्दील कर दूं, गुण में, तो इसके संग ड़ा धन गुण, गुण संधि, तो क्या हो जाएगा ऊ का ओ, तो क्या हो जाएगा ये फोड़ना। ये हो गया हमारा सकर्मक। समझ में आया? ये हो गया हमारा सकर्मक में तब्दीली। क्लियर है सभी का या नहीं है? पक्का? तो ये नियम है जिससे हम अकर्मक को सकर्मक में तब्दील कर सकते हैं। ओके, चलिए अब परिभाषा लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? परिभाषा लिखना जरूरी है, और YouTube पे आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे बच्चे लिख नहीं सकते परिभाषा, आप इसे रिप्ले करके देख लेना, आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको भी लेक्चर को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ जब इनको परिभाषा लिखा लूंगा अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को।